अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टूडेंट अपने सेकंड ईयर का लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं एंड दैट्स आल्सो द अनदर ट्रेंड। और वो कौन सा ट्रेंड है स्टूडेंट? वो है ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ट्रेंड से पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर एक्चुअली द टेम्परेचर। ये दोनों के एक्चुअली टेम्परेचर है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर है? अब मेल्टिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? तो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई भी लिक्विड क्या होता है? मेल्ट होता है। मतलब जिस पे किसी भी सब्सटेंस का जो सॉलिड फॉर्म है उसका पहला मॉलिक्यूल कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। लेट के आपके पास वाटर है और वाटर आपके पास किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आपके पास बर्फ है। तो जब आपने उसे रखा तो आपने क्या देखा? आपने ये बात देखी कि वाटर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अपने जो सॉलिड स्टेट है उसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने लगे टेम्परेचर ज्यादा करने की वजह से। एक स्टेज आया कि उसका जो पहला मॉलिक्यूल है वो लिक्विड स्टेट में क्या हुआ? कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो अब इस टाइम पे जो टेम्परेचर है उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। दूसरे स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे क्या होता है? कोई भी लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बॉइलिंग कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब स्टूडेंट लेट आपके पास के वाटर है, तो वाटर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अगर आप सी लेवल पे वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ाएं तो क्या होगा कि जो ही आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? वाटर बॉयल करना शुरू कर जाएगा। लेकिन याद रखें स्टूडेंट कि बॉइलिंग पॉइंट ये फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर? इट डिपेंड्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये डिपेंड करते हैं किस चीज पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो स्टूडेंट ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको क्या कहते हैं? उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है किधर? सी लेवल पे। सी लेवल पे ये मैक्सिमम होता है और ये क्या होता है? सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जो ही आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं ये एल्टीट्यूड की जानिब, तो क्या होगा कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम होना शुरू हो जाएगा। और याद रखें स्टूडेंट जो रिलेशन है बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन दोनों के दरमियान आपस में कौन सा रिलेशन है? इन दोनों के दरमियान आपस में ये इनवर्स रिलेशन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशन है स्टूडेंट। जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेशन है स्टूडेंट। बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दरमियान आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जब ये सी लेवल पे 1 होता है, जब ये सी लेवल पे क्या होता है स्टूडेंट? 1 होता है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो आप एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या? ये 1 से कम होता जाता है। तो जब ये 1 से कम होता जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? तो क्या होता है कि जब आप अल्टीट्यूड पे जाते हो सी लेवल से ऊपर तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 1 से कम होता जाता है। अब जब ये 1 से कम होता जाता है तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली रिलेशन में है किस चीज के साथ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। जब ये 1 से कम हो जाएगा, लेट ये हो जाता है कितना जी? 0.94 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। तो लिहाजा अब यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
वो भी क्या होगा, वो भी 100 से कम हो जाएगा वाटर का, वो नेट वो हो जाएगा कितना जी, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब आप मजीद ऊंचाई पे जाएंगे क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये मजीद कम होगा, ये हो सकता है ये आ जाएगी जी 0.8 तक, 0.8 तक ये आ जाए। अब जब ये 0.8 तक आएगा तो हो सकता है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये चूंकि 95 से मजीद नीचे गिर जाएगा तो हो सकता है कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो लिहाजा जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये फ्लक्चुएट करते हैं विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैसे फ्लक्चुएट करते हैं, इन डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन के साथ ये क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। ये तो स्टूडेंट जनरल इंट्रोडक्शन था किस चीज का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेशन, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट किस चीज के ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो आप स्टूडेंट बात करते हैं किस चीज पे, ट्रेंड्स इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उससे पहले मैं आपको इफेक्ट बताता हूं, इफेक्ट में बताता हूं कि वो कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं। ट्रेंड पे जाने से पहले मैं आपको कुछ फैक्टर बताता हूं जो कि क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो वो अब मैं आपको वन बाय वन करके क्या करता हूं बताता हूं। फैक्टर्स इफेक्टिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं अब उन पे बात करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर स्टूडेंट वो क्या है, वो बाइंडिंग एनर्जी है। वो क्या है, बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी है। तो स्टूडेंट बाइंडिंग एनर्जी से भी अगर हम पीछे देखें, ये एक्चुअली डिपेंड करते हैं किस चीज पे, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, ये एक्चुअली दोनों क्या है जी, एक ही चीज है, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर के बांड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। जितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने ही क्या होगा, उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उतने ही पार्टिकल आपस में करीब करीब होंगे, एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखे होंगे, तो लिहाजा उनको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा, उनको बॉयल करना भी क्या होगा, मुश्किल होगा। तो डायरेक्टली रिलेशन होगा किसी के साथ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के साथ। कि higher the number of binding electrons, higher will be the binding energy, closer will be the particles, tightly they will held one another, and as a result higher will be the melting and boiling point. दूसरा जो फैक्टर स्टूडेंट वो साइज का है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो साइज वाला फैक्टर है ये यूजुअली इफेक्ट करते हैं किस चीज को, नॉन मेटल्स को। साइज का अगर मैं आपके साथ बात करूं स्टूडेंट, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी है एक्चुअली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब जब साइज बढ़ेगा तो एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा। जब एटम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो चार्ज है वो पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब चार्ज पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी जो है, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी। चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी चार्ज डेंसिटी। तो जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो फिर क्या होगा स्टूडेंट, जब चार्ज डेंसिटी कम होगी तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, साइज जितना बड़ा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतना ही क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो जब जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही उसको क्या होगा, तोड़ना मुश्किल होगा, उतनी उसके लिए हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो लिहाजा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये साइज ये क्या है, ये फॉर नॉन मेटल्स है। तीसरी जो चीज स्टूडेंट वो है ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे अगर बात करें कि स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट करता है, तो ये यूजुअली स्टूडेंट सॉलिड्स में अगर बात करें तो ये इफेक्ट करता है। सॉलिड आपने पढ़े स्टूडेंट की शेप दो तरह से हो सकती है, क्रिस्टलाइन। अब चौथा फैक्टर मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो या तो क्रिस्टलाइन होगी उसकी शेप, और या क्या होगी, या अमार्फस होगी। अमार्फस, तो जब स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होती है तो उसमें पार्टिकल हाईली ऑर्डरली अरेंज होते हैं। तो जब वो इंतहाई हाई ऑर्डरली
बहुत ही ज्यादा क्या तरतीब से अरेंज होते हैं, तो उनको अलग करने में इतना मुश्किल होता है, उनको उतना लिक्विड फॉर्म में करना मुश्किल होता है, और उतने उनको बॉयल करने भी मुश्किल होता है। तो हायर विल बी द क्या कि दे हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होगा, ज्यादा होगा। एज अ रिजल्ट जो अमार्फस होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्डरलेस होते हैं, इनकी कोई खास अरेंजमेंट नहीं होती, तो लिहाजा वो क्या होंगे, वो लेस उनकी क्या होगी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था स्टूडेंट वो फैक्टर जो कि मैंने आपके सामने रख लिए। अब अगर हम थर्ड पीरियड एलिमेंट्स में बात करें, तो आपके सामने मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स लिखता हूँ। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्या है, तो वो क्या है जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये क्या स्टूडेंट है, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है। अब जहां तक मेटल्स की बात है, तो मेटल्स के लिए जो ट्रेंड चलेगा वो किस चीज पे चलेगा, वो चलेगा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब सोडियम के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने, एक, मैग्नीशियम के अंदर 2, एल्युमिनियम के अंदर 3 और सिलिकॉन के अंदर कितने, 4। तो मैंने कहा कि बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, उतनी ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका ऑर्डर फिर कुछ यूं बनता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। अगर मैं आपके सामने पहले मेल्टिंग पॉइंट लिखूं, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं आपके लिए लिखता हूं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें भी आगे मैं आपके लिए मेटल के लिए लिखता हूं, और फिर किस चीज के लिए, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो इन तमाम फैक्ट्स को सामने रखते हुए जो नेट ऑर्डर फिर आता है इनका, तो वो क्या आता है स्टूडेंट, वो आता है नॉन मेटल का। अगर हम पहले देखें कि जो सल्फर है, सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है किसी से स्टूडेंट, फास्फोरस से, किसी से, फास्फोरस से, और फिर फास्फोरस का ज्यादा है किसी से, क्लोरीन से, और फिर क्लोरीन का ज्यादा है किसी से, आर्गन से। तो ये नॉन मेटल के लिए किसी क्या गया, ऑर्डर आ गया। अब इसके बाद अगर हम मेटल के लिए बात करें, तो मेटल के लिए जहां तक की बात है, तो सिलिकॉन, सिलिकॉन के क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होता है, सिलिकॉन के बाद ज्यादा होता है किसी का, एल्युमिनियम का, और फिर एल्युमिनियम से ज्यादा किसका होता है, एल्युमिनियम से ज्यादा होता है मैग्नीशियम का, और इससे ज्यादा फिर किसी को होता है, सोडियम का। क्या कि सिलिकॉन इज ग्रेटर देन एल्युमिनियम व्हिच इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम एंड व्हिच इज ग्रेटर देन सोडियम। मतलब कि अगर मेटल में बात की जाए तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, सोडियम का है, सबसे ज्यादा किसी के, सिलिकॉन का है। अगर नॉन मेटल में बात की तो सबसे ज्यादा किस चीज का है, सल्फर का है, और सबसे कम किसका है, आर्गन का है। तो अब इस ट्रेंड पे अगर आप बात करें, मैंने आपको बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात की, बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी मेल्टिंग पॉइंट के, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के। अब यहाँ पे बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन ये क्या होगा, ये मेटल्स के लिए होगा। जब नॉन मेटल्स की बात आएगी तो फिर आगे वो साइज वाली बात होगी, क्योंकि आगे साइज क्या डिक्रीज होता जा रहा है। जब साइज डिक्रीज होता जा रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होती जा रही है, और जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ये लेटर ज्यादा होता जाएगा। तो अब बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 2 3 4, अब चूंकि सबसे ज्यादा बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन का सबसे ज्यादा, फिर एल्युमिनियम के अंदर, फिर मैग्नीशियम के अंदर, और फिर सोडियम के अंदर। तो ये ट्रेंड है किस चीज का, मेल्टिंग पॉइंट का। अब मैं आपको स्टूडेंट लिखवाता हूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। किस चीज का स्टूडेंट है, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। अब मैं आपके सामने लिखता हूं स्टूडेंट, इन तमाम इफेक्ट को सामने रखते हुए जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लिखा गया है वो कुछ यूं है कि एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, एल्युमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद किस चीज का, सिलिकॉन का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका, उसके बाद सोडियम का। यहां तक तो बात आ गई किस चीज की, मेटल की। उसके बाद किसी का स्टूडेंट है सल्फर का, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन एंड आर्गन। क्या, सल्फर का, फिर आगे किसका, फास्फोरस का, फिर क्लोरीन का, और फिर
आर्गन का। तो ये आ गया आपके पास क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऑफ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब स्टूडेंट बात करते हैं किस चीज के ऊपर, रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट। स्टूडेंट आज हम जनरली इनकी रिएक्टिविटी पे बात करते हैं और कल से इंशाल्लाह हम इसके वन बाय वन रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन, क्लोरीन के साथ, इस तरह हेलोजन के साथ, आगे जितने भी हमारे कोर्स में शामिल है हम उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जनरली बात करते हैं स्टूडेंट क्या जी, रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। रिएक्शन इंशाल्लाह इनके हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अब इनकी रिएक्टिविटी क्या है, आपकी बुक में ये टॉपिक है रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। लेकिन मैं उससे पहले जो चीज आपको बताना चाहूंगा वो मैं आपकी रिएक्टिविटी बताऊंगा कि भाई कि थर्ड पीरियड की जो रिएक्टिविटी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। तो जो फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं रिएक्टिविटी को, तो वो कुछ है कि फैक्टर इफेक्टिंग रिएक्टिविटी। अगर उसमें हम बात करें तो उसमें सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट जो पहला फैक्टर है जो कि रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ये स्टूडेंट नेचर ऑफ द कंपाउंड, नेचर ऑफ अ कंपाउंड। नेचर ऑफ द कंपाउंड क्या स्टूडेंट, कि कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है, कंपाउंड के आयनिक है और या क्या ये कोवेलेंट है। अब यहां पे अगर कंपाउंड आयनिक होगा तो वो आयनिक सब्सटेंस से रिएक्शन करेगा, कोवेलेंट होगा तो कोवेलेंट से रिएक्शन करेगा। या आप इसको कह सकते हैं कि सब्सटेंस जो है आपके पास वो क्या है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अगर ऑर्गेनिक हुआ तो ऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन करेगा, इनऑर्गेनिक हुआ तो इनऑर्गेनिक के साथ रिएक्शन करेगा। या आप इसको कह सकते हैं पोलर है या क्या, या नॉन पोलर है। अगर पोलर हुआ तो पोलर के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन पोलर हुआ तो नॉन पोलर के साथ रिएक्शन करेगा। तो नेचर ऑफ द कंपाउंड किस चीज को इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है किस चीज को, रिएक्टिविटी को। दूसरे फैक्टर में स्टूडेंट बात करते हैं कि जो दूसरा फैक्टर है वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है किसको, रिएक्टिविटी को। तो वो है क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिए स्टूडेंट, दैट इज फॉर अ मेटल, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी तो ये मेटल्स के लिए जितनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उतना ही क्या होगा, वो सब्सटेंस लेस रिएक्टिव होगा। मेटल्स के केस में उतना ही क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्योंकि मेटल्स आपको पता है स्टूडेंट कि मेटल्स आर गुड मैटर हैव लेस आयनाइजेशन एनर्जी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। तो अब स्टूडेंट जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका अगर मैं रिलेशन पे बात करूं, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी ही रिएक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट, वो ज्यादा होगी, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जितने आसानी से निकलेगा उतना ही रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्या है, मेटल्स के लिए। अब मेटल्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्यों, अब आप देखेंगे नॉन मेटल के हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए कि दे कैन इजीली लॉस्ट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं। मतलब कि दे कैन अंडरगो आयनाइजेशन इजीली, उनकी आयनाइजेशन आसानी से हो सकती है। तीसरा जो फैक्टर है स्टूडेंट, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टूडेंट ये जो फैक्टर है दैट इज फॉर नॉन मेटल्स। ये किस चीज के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि क्या कि मेटल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का आपने बताया, आयनाइजेशन एनर्जी से आपने रिलेट किया, नॉन मेटल के लिए आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अमूमन रिएक्शन में ये होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है,
ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, रिएक्टिविटी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये डायरेक्टली रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, स्टूडेंट याद रखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ये एक्चुअली एनर्जी है जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसी भी आइसोलेटेड एटम्स के अंदर। तो जितनी भी किसी भी एटम्स के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को चाहने की ताकत ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को चाहने की ताकत ज्यादा होगी तो उतना ही क्या होगा, उतनी ही रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। मतलब कि जो अगर आप यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझें तो एक्चुअली इससे क्या होगा, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। अगर आप इस चीज को समझें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब ये है, मैं आपके सामने ये इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं। लेट आपके पास कोई भी आइसोलेटेड एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है और ये चौथा शेल है। इस तरह उसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है मुख्तलिफ, ये उसके क्या वैलेंस शेल है। अब अगर आप इस वैलेंस शेल को क्या करेंगे, इस वैलेंस शेल में से अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी क्या करेंगे, आप एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों, आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो जब इसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वो इस वैलेंस शेल से एस्केप कर जाएगा। लेकिन अब आप क्या करें स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लें। अब आप एक केस ये लें कि आप इलेक्ट्रॉन को अंदर वापस ला रहे हैं, अंदर आप वापस ला रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाने के लिए आपने एनर्जी एब्जॉर्ब करवाई थी। तो जो एनर्जी आपने एब्जॉर्ब करवाई थी, अब आप क्या करेंगे, वही एनर्जी आप दोबारा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। वो एनर्जी अब दोबारा जब रिलीज होगी, इस शेल का एनर्जी स्टेट इसकी जब कम होगी तो तभी जाके ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब अगर ये एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी, ये एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी तो उतने इसका मतलब है कि मुश्किल से हम इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो जब जितनी ये एनर्जी आपको क्या, आपको ज्यादा निकालनी, मतलब कि क्या ये मोर स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा एनर्जी से निकालनी पड़ेगी। तो जब आप ज्यादा एनर्जी से निकालेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है, यानी आप जबरदस्ती इसको आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन थमा रहे हैं। तो जब आप इसके जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन थमा रहे हैं, मतलब कि आप ज्यादा एनर्जी आप रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, ये नहीं चाहता कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आए। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके अंदर क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगी, जो इसकी जो रिएक्टिविटी है स्टूडेंट, तो ये रादर इसके क्या होगा, इसके भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, इसके भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, यहां से आपको एनर्जी ज्यादा रिलीज करनी पड़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा, लेकिन आप जबरदस्ती इसको देना चाह रहे हैं। तो जब आप इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको यहां से एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी भी यहां से आपको ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब कि यहाँ पे इसका एनर्जी स्टेट बहुत ज्यादा हाई है, तो लिहाजा आपने एनर्जी रिलीज करके इसका एनर्जी स्टेट आपने लो करना है, तभी जाके क्या होगा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और याद रखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब ज्यादा होगी जब एक एटम आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अब अगर यहाँ पे आप देखें ये क्या कर रहा है, ये बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब ये बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, कम है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, जब इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, तो लिहाजा क्या होगी, इसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में स्टूडेंट लेट में कहते हो मैं इस एटम का साइज में छोटा कर देता हूँ, क्योंकि जितना बाहर जाते जाते उतना ही क्या होता है, एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएगा, इस एटम का साइज में छोटा कर देता हूँ। अब अगर मैं इधर में बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन लेके आता हूँ, तो अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि न्यूक्लियस की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी
तो फिर क्या होगा कि ये बाइसाइकिल इस इलेक्ट्रॉन को फौरन ले लेगा। एज अ रिजल्ट पहले केस में आपके लिए डिफिकल्ट था इलेक्ट्रॉन क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। इस केस में आपके लिए क्या है जी, इजी है। आप इजीली क्या करेंगे, आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकेंगे। तो अब ये जितने आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा उतनी अब इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब जितनी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी उतनी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इसीलिए अगर आप देखें सोडियम का चूंकि साइज छोटा है तो इसीलिए वो जो है ना वाटर के साथ फौरन रिएक्शन करता है। फिर मैग्नीशियम का साइज उससे थोड़ा बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज फिर थोड़ा बड़ा है तो वो थोड़ा स्लोली रिएक्ट करते हैं। एल्युमिनियम को और भी स्लोली, और सिलिकॉन का फिर सबसे स्लोली। तो यही वजह होती है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होती है, जो एटम जितना ज्यादा चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए तो उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये जनरल टॉपिक था रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो ये बात करते हैं ट्रेंड इन रिएक्टिविटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। मैंने आपके सामने 3 फैक्टर लिखे। पहला फैक्टर मैंने लिखा आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और तीसरा मैंने लिखा कौन सा, तीसरा मैंने जो आपके सामने लिखे स्टूडेंट, दैट इज व्हाट नेचर ऑफ द कंपाउंड की जो सब्सटेंस है उसकी नेचर की है। पहली नेचर, फिर आयनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो उस बेस पे हमारे पास जो ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड हमारे पास मेटल टू नॉन मेटल को 6 बनता है। ये ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स अगर मैं आपके सामने लिखूं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड व्हाट आर्गन। ये क्या स्टूडेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें, मैंने सबसे पहले कहा कि मेटल्स के लिए मैंने जो आपको फैक्टर बताया वो मैंने क्या बताया, मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बताई। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो सब्सटेंस क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें सोडियम का जो साइज है ये क्या है, ये बड़ा है, मैग्नीशियम का छोटा है, एल्युमिनियम का और छोटा है, सिलिकॉन का क्या और छोटा है। तो साइज आगे डिक्रीज होता जाता है, साइज आगे डिक्रीज होता जाता है। तो जब साइज कम होता जाता है, साइज जितना कम होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उतनी न्यूक्लियर की जो होल्डनेस है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो उतना ज्यादा क्या होगा, टाइट होगा। एज अ इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होंगे। तो यहाँ पे आगे क्या आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ तक बढ़ती है। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ तक बढ़ती है तो लिहाजा इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, which is more reactive than aluminium and which is more reactive than silicon। ये तो बात आ गई जी मेटल्स की। अगर हम बात करें फिर किस चीज की, नॉन मेटल्स की, ये बात आ गई किस चीज की जी, मेटल्स की। अब ये एल्युमिनियम को स्टूडेंट 2 मरतबा लिखा गया है, नम अलसी ठीक। तो स्टूडेंट एल्युमिनियम को 2 मरतबा लिखा गया था। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, which is more reactive than aluminium and which is more reactive than silicon। मतलब कि रिएक्टिविटी ऑर्डर आगे क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। अगर हम नॉन मेटल्स पे बात करें तो वहां पे मैंने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो उसके सबब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इफेक्ट होता है, जो हमारे पास इसका ट्रेंड आता है, तो यहां से ऑनवर्ड क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लेकिन याद रखें कि आर्गन कोई रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि इसका ऑक्टेट एंड डबलेट कंप्लीट है, इसलिए ये क्या करते हैं, रिएक्शन नहीं करता। लेकिन क्लोरीन तक क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। रिएक्टिविटी इसलिए इंक्रीज करती है स्टूडेंट, अगर आप देखें मैंने आपको एक रिलेशन लिखवाया था। क्या रिलेशन मैंने लिखवाया था, रिलेशन ये था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। यहां पे आपको पता है कि डाउन द अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता जाता है। साइज क्यों डिक्रीज होता जाता है, हालांकि कोई शेल तो ऐड नहीं होता, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, लेकिन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो न्यूक्लियर उतना मजबूत होता जाता है, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टाइटली होल्ड करके रखता है। तो जो आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो 3 एलिमेंट है, यहाँ पे आगे क्लोरीन का साइज, इसका मतलब है
इस पे न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा, तो टाइटली क्या करेगा, होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसका न्यूक्लियस। ठीक है, एज अ रिजल्ट अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करके रखेगा, तो जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको भी फौरन लेगा। मतलब कि इसकी क्या होगी, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वो सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी तो मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव किसी से, सल्फर, विच इज मोर रिएक्टिव देन फास्फोरस। तो इन तीनों का फिर क्या बनता है, ये ऑर्डर बनता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा होगी तो क्या होगा, उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये था ट्रेंड इन थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का सेशन जो कि अपने अख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन ऑफ थर्ड पीरियड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वाटर के साथ इसके रिएक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ, लाइक इट, शेयर विद फ्रेंड्स एंड डू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। हर किस्म का क्वेश्चन स्टूडेंट आप पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को चैनल सजेस्ट करें। इंशाल्लाह इस पे एफएससी का मुकम्मल कोर्स आएगा और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।